अब हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोकाइनेटिक ड्रग्स। इसमें क्या है, हम चलते हैं ईएनएस में। ईएनएस, इट इज ए एंट्रिक नर्वस सिस्टम। एंट्रिक नर्वस सिस्टम। एंट्रिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि आप ये देखो, ये माइंट्रिक मोटर न्यूरॉन है। ऐसे माइंट्रिक मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, माइंट्रिक मोटर न्यूरॉन में क्या होता है कि एसिटाइल कोलिन सीक्रेट होता है, और इस एसिटाइल कोलिन में क्या होता है कि ये एसिटाइल कोलिन होता है, ये रिसेप्टर एक्ट करता है। किस पे एक्ट करता है रिसेप्टर पे? M3 रिसेप्टर पे। ठीक है, ये आप देखो यहाँ पे ये M3 रिसेप्टर होता है, और ये एसिटाइल कोलिन यहाँ पे एक्ट करता है। ठीक है, दिस इज M3 रिसेप्टर। तो क्या हो जाता है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, और इससे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द, जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है GIT की, वो इस तरह से होती है। तो इसमें जो एसिटाइल कोलिन होता है, इट इज द मेजर न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द GIT। ठीक है, तो ये माइंट्रिक मोटर न्यूरॉन, अब इसको, इस एक्शन को कैसे मॉडिफाई होता है वो आप देखो। तो इन एक्शन को मॉडिफाई कौन कौन से रिसेप्टर करते हैं आप देखो। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट रिसेप्टर होता है, अब इसमें एक होता है 5ST4, ये होता है 5ST4। सेकेंड होता है 5ST3, और थर्ड होता है आपका D2। ठीक है, ये 3 रिसेप्टर्स होते हैं जो इस एक्शन को मॉडिफाई करते हैं, मतलब एसिटाइल कोलिन के सीक्रेशन को मॉडिफाई करते हैं, या तो कम करते हैं या ज्यादा करते हैं। तो इसमें आप ये देखो, 2 तरह के न्यूरॉन होते हैं। फर्स्ट होता है एक्साइटेटरी इंटरन्यूरॉन। एक्साइटेटरी इंटरन्यूरॉन, इस एक्साइटेटरी इंटरन्यूरॉन ये किसके थ्रू काम करता है, 5ST4 रिसेप्टर के थ्रू। एक्साइटेटरी इंटरन्यूरॉन किसके थ्रू काम करता है, 5ST4 रिसेप्टर के थ्रू। तो यदि ये एक्साइटेटरी 5ST4 रिसेप्टर पे यदि कोई एगोनिस्ट होगा, मींस यदि कोई ड्रग जो 5ST4 पे एगोनिस्ट है, तो बिकॉज ऑफ इट इज ए एक्साइटेटरी इंटरन्यूरॉन, तो एक्टिवेट करके एसिटाइलकोलिन को सीक्रेशन को बढ़ाएगा, और अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द GIT हो जाती है। तो इसीलिए जो 5ST4 एगोनिस्ट ड्रग है वो अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्टिलिटी करके प्रोकाइनेटिक एक्शन शो करती है। तो ड्रग के नाम कौन कौन से बताए मैंने आपको, एक तो सीसाप्राइड है, आप याद करो, सीसाप्राइड थी, सीसाप्राइड था। और कौन सी ड्रग थी आप इसमें देखो, 5ST4 एगोनिस्ट में सीसाप्राइड वाली ड्रग थी, सीसाप्राइड, आइटोप्राइड, मसल, और एक और कौन सी थी 5ST4 एगोनिस्ट, मेटोक्लोप्रामाइड। तो ये दोनों जो ड्रग्स हैं ये किसके थ्रू एक्शन कर रही है, एक्साइटेटरी इंटरन्यूरॉन के थ्रू। ठीक है, अब सेकंड जो 5ST3 होता है ये किसके थ्रू एक्ट करता है, इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन। दिस इज इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन। तो इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन 5ST3 रिसेप्टर। तो यदि मैं सपोज करो इसको इनहिबिट कर दूं, इसको इनहिबिट कर दूं, मतलब इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन को यदि मैं इनहिबिट करूंगा तो अल्टीमेटली एसिटाइलकोलिन का सीक्रेशन बढ़ जाएगा और कॉन्ट्रैक्टिलिटी हो जाएगी। तो जितनी भी ड्रग जो 5ST3 एंटागोनिस्ट थी, ठीक है, तो यदि 5ST3 एंटागोनिस्ट एक्टिविटी होगी GIT के अंदर तो वो कॉन्ट्रैक्टिव बढ़ाएगी। तो आप इसमें ड्रग देखो जो हमने देखी थी अभी, 5ST3 एंटागोनिस्ट केवल एक ही ड्रग थी, वो भी मेटोक्लोप्रामाइड थी। पर आप इस चीज को याद रखो, जो 5ST3 एंटागोनिस्ट एक्टिविटी होती है वो इसमें प्रोकाइनेटिक जो एक्टिविटी होती है उसमें 5ST3 का रोल कम होता है। 5ST3 का जो मेजर रोल होता है वो वोमिटिंग के अंदर होता है। तो इसलिए 5ST3 एंटागोनिस्ट जो ड्रग्स होती है जनरली, जैसे मैंने आपको ओंडासेट्रोन वाली बताई थी, तो ये जनरली एंटी एमेटिक ड्रग्स होती है। उनका मैकेनिज्म करने की स्टाइल अलग होती है। वो लोग क्या करते हैं, वो 5ST3 जो होती है, जो GIT के अंदर 5ST प्रोड्यूस होता है, जो 5ST GIT के अंदर प्रोड्यूस होता है, तो वो 5ST3 पे ऐड करता है। तो वो एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे के थ्रू वो क्या है, वेगस नर्व से होती हुई वो क्या है, न्यूक्लियर ट्रैक्टर सॉलिटरीज को स्टिमुलेट करके वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करती है। ठीक है ना, तो वो 5ST जो होता है वो GIT में एक्सटेंसिव पाथवे के थ्रू होता है,
और ये जो पाथवे हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन का, ये एक्चुअली इंट्रिंसिक पाथवे, इसमें 5st3 का इतना रोल नहीं है जितना कि 5st4 का है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। 5st4 एगोनिस्ट। इसके बाद जो D2 होता है, ये क्या होता है D2? ये D2 प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर होता है। प्री साइनेप्टिक होता है तो अल्टीमेटली क्या करता है, ये इनहिबिट करता है। नॉर्मली इट इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन। ठीक है, प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर होता है। ये जनरली क्या करता है, D2 जनरली जो इस पे जो ड्रग्स अटैच होती है वो क्या करती है, जनरली एसिटाइलकोलिन के सीक्रेशन को कम करती है। अब यदि सपोज करो मैं रिसेप्टर को ब्लॉक कर दूं, यदि मैं इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दूंगा तो क्या होगा, ये नेगेटिव नहीं होगा, तो अल्टीमेटली एसिटाइलकोलिन का सीक्रेशन बढ़ जाएगा और क्वांटिटी हो जाएगी। तो D2 ब्लॉकर जो होता है ये एक्टिविटी भी अल्टीमेटली प्रोकाइनेटिक एक्टिविटी होती है। तो आप तीन चीज समझ जाओ। 5st4 एक्साइटेटरी इंटरन्यूरॉन होता है तो इसके एगोनिस्ट क्या करेगा, प्रोकाइनेटिक एक्टिविटी करेगा। 5st3 होता है, ये इनहिबिटरी होता है, इसलिए इसके यदि एंटागोनिस्ट होगा तो एंटागोनिस्ट यदि नेगेटिव नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव। सेम विद द D2 जनरली नेगेटिव होता है, इसको यदि ब्लॉक कर दिया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्टरी ऑफ द GIT आकर। तो D2 ब्लॉकर वाली कौन कौन सी ड्रग्स थी, तो आपको याद होना चाहिए मेटोक्लोप्रोमाइड एंड डोमपेरिडोम। मेटोक्लोप्रोमाइड ये भी D2 ब्लॉकर है और डोमपेरिडोम भी D2 ब्लॉकर है। पर आप ये देखो मेटोक्लोप्रोमाइड का जो प्रोकाइनेटिक एक्शन है मेनली किसके थ्रू है, 5st4 एगोनिस्ट के थ्रू। वेयर एज डोमपेरिडोम का जो एक्शन है वो प्रोकाइनेटिक एक्शन किसके थ्रू है, D2 एंटागोनिस्ट के थ्रू। तो आप इसी के साथ ही इसमें एक रिसेप्टर और देखो, इसी में एक रिसेप्टर और होता है जिसको बोलते हैं हम मोटिलिन रिसेप्टर। दिस इज द मोटिलिन रिसेप्टर। ये मोटिलिन रिसेप्टर होता है, ये कहां से, ये GI में M सेल्स होती हैं, M सेल से मोटिलिन हार्मोन सीक्रेट होता है, मोटिलिन हार्मोन। और ये क्या है, पोटेंट कॉन्ट्रैक्टाइल एजेंट होता है फॉर द अपर GIT। इट इज ए मोटिलिन हार्मोन इज ए पोटेंट कॉन्ट्रैक्टाइल हार्मोन फॉर अपर GIT। याद रखो अपर GIT का मेनली। ओके ओके। और जो इरिथ्रोमाइसिन जो मैंने आपको ड्रग बताई थी, जो मोटिलिन रिसेप्टर स्टिमुलेटर है, ये इसी को स्टिमुलेट करके कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाती है। ठीक है, तो यदि क्वांटिटी कम है तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें क्वांटिटी कम होती है, जिसमें आप इरिथ्रोमाइसिन देख लो। डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस, एक डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस, डायबिटीज के कारण क्या होता है, इंटेस्टाइन की मोटिलिटी कम होती है, गैस्ट्रिक में पैरालिसिस हो जाता है इस तरह से। तो उसकी एक्टिविटी कौन बढ़ाता है, यदि मोटिलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट देते हैं तो ये हो सकता है। ठीक है, और अदर प्रोकाइनेटिक एजेंट ऑल्सो गिवन लाइक मेटोक्लोप्रोमाइड भी इसमें देते हैं। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज हम देख लेते हैं कि मेटोक्लोप्रोमाइड एंड डोमपेरिडोम में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि ये बार बार ये इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए कि मेटोक्लोप्रोमाइड एंड डोमपेरिडोम में क्या क्या मेन फीचर्स हैं। क्योंकि ठीक है, हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं तो थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा और आपको बात भी समझ में आ जाएगी। मेटोक्लोप्रोमाइड क्या है, मेटोक्लोप्रोमाइड और डोमपेरिडोम, रिसेप्टर के बारे में बताने की जरूरत है। मेटोक्लोप्रोमाइड 3 रिसेप्टर पे ऐड करता है और डोमपेरिडोम केवल D2 ब्लॉकर होता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेटोक्लोप्रोमाइड कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है ना, ये क्रॉस कर सकता है ब्लड ब्रेन बैरियर को, जबकि डोमपेरिडोम जो होता है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है। तो आप ये समझ जाओ, जो एंटी एमिटिक डोमपेरिडोम की होती है वो किसके थ्रू होती है, वो केवल CTZ के थ्रू होती है। NTS इन्वॉल्व नहीं होता है उसमें, क्योंकि NTS CNS के अंदर होता है, CTZ आउटसाइड द ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। मेटोक्लोप्रोमाइड होता है वो CTZ पे भी ऐड करता है और NTS पे भी ऐड करता है। ठीक है ना, तो ये बात आपको समझ में आ गई। जो इसकी एंटी एमिटिक एक्टिविटी होती है, एंटी एमिटिक एक्टिविटी होती है, ये किसके कारण होती है, D2 ब्लॉकर, D2 ब्लॉकर। ठीक है, D2 को ब्लॉक करता है ये, पर ये पेरिफेरली भी ब्लॉक करता है और सेंट्रली भी ब्लॉक करता है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। जबकि इसके अंदर डोमपेरिडोम कैसे होता है, केवल D2 कैसे करता है, पेरिफेरली। पेरिफेरली मतलब केवल CTZ को ब्लॉक करता है, केवल CTZ को ब्लॉक करता है डोमपेरिडोम, और ये CTZ को भी करता है और NTS को भी। ठीक है,
इसके बाद मेटोक्लोप्रोमाइड होती है, बिकॉज ऑफ ये देखो आप कहीं रिसेप्टर पे ऐड करती है तो ये हाईली एफिकेशियस होती है, हाईली एफिकेशियस, जबकि ये इसकी एफिकेस लो होती है। ओके, अब ये D2 ब्लॉकर सेंट्रली भी एक्शन करता है, इसलिए इसके जो साइड इफेक्ट्स है वो आ जाते हैं लाइक डिस्टोनिया एंड एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट। तो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट में डिस्टोनिया ही होता है और पार्किंसंस भी होता है, ठीक है ना। ये भी मेटोक्लोप्रोमाइड के लॉन्ग टर्म यूज से हो सकता है, वेयर एज डोमपेरिडोम से चांसेस साइड इफेक्ट के कम होते हैं, क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है, ठीक है ना। और यही एक रीजन है कि ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करता है। डोमपेरिडोम इज ए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लीवोडोपा इंड्यूस नोजिया वोमिटिंग, जिसकी हमने पहले दूसरे वीडियो के अंदर बात की थी, ठीक है। तो दिस इज ऑल ओवर अबाउट द प्रोकाइनेटिक। थैंक यू।